एक हकीम नगर नामक गांव था, जहां बहुत ही अमीर लोग रहा करते थे। इस गांव में अली नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ और बाबा के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अली गरीब जरूर था, लेकिन वह बहुत ही नेक दिल का इंसान था। अली हरिशंकर के खेतों में काम किया करता था और शाम को मिले पैसे से अपने माँ बाबा के लिए खाना लेकर आता था। या अल्लाह, अगला महीना रमज़ान का आ रहा है। मुझे इतनी हिम्मत दे कि रोज़ा रखकर खेतों में मजदूरी करने जा सकूं। बेचारा अली सुबह ही अपने खेतों में काम के लिए चला जाता था और शाम को माँ बाप के साथ खाना खाता और सुकून से सो जाता था। बाबा अम्मी, आज हम काम से देर रात को लौटेंगे क्योंकि मालिक से नाइट शिफ्ट का भी काम ले लिया है। आगे रमज़ान आ रहे हैं और इस बार थोड़ा रुपए कमा कर रख लूँ और फिर अप्पी और उनके बच्चों को भी घर पर बुला लूँगा। बेटा, तू रात में काम मत कर। तू नहीं जानता है, यहाँ अमीरों की बस्ती के लोग रात में नशे में गाड़ियां चलाते हैं। रोज कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। याद है, एक बार तू एक मोटर गाड़ी से बच गया था। तू रात में काम पर नहीं जाएगा बेटा। हाँ अली बेटा, तू शाम होते ही घर पर आ जाना। अल्लाह ने हमें जिस हाल में रखा है, हम लोग खुश हैं। तू रात का काम करने कहीं नहीं जाएगा। हम लोग सूखी रोटी और पानी पीकर ही काम चला लेंगे, लेकिन तू रात में बाहर काम के लिए नहीं जाएगा। अरे अम्मी अब्बू, आप लोग परेशान ना हो, हम अल्लाह के करम से सही सलामत घर आ जाएंगे। अली घर वालों को मनाकर काम पर निकल जाता है। अली को काम करते करते शाम हो जाती है और अली बहुत थक भी जाता है। या अल्लाह, अभी तो बस शाम ही हुई है, पूरी रात का काम बाकी है। या खुदा मुझे हिम्मत देना। अली दोबारा से अपने काम में लग जाता है। काम करते करते अली को रात को 1 बज जाते हैं कि तभी हरिशंकर वहां आ जाता है और अली से बोला, अली, अब तो सारा काम हो गया है। अब तुम घर जाओ, घर जाकर आराम करो। और हाँ, अगली सुबह जल्दी ही आना है, क्योंकि कल से दूसरे खेतों में तुमको ही काम करना पड़ेगा। तुम्हारे रात के काम के लिए मैंने अपना एक मजदूर हटा दिया था, इतना याद रखना अली। अली खेतों के काम से निकलकर अपने हकीम नगर मोहल्ले की तरफ जाने लगता है कि तभी रास्ते में एक कार तेज रफ्तार में आकर अली को टक्कर मारकर चली जाती है। अली पूरी रात वहीं रोड के किनारे पड़ा रहता है। सुबह गांव के कुछ लोग अली को घर तक ले जाते हैं। अब अली बिस्तर पर लेट गया था, क्योंकि उसके दोनों पैर बुरी तरह घायल हो चुके थे। अब उसके पास काम करने का भी कोई जरिया नहीं बचा था। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अली बेटा, मैंने तुमको मना किया था रात की ड्यूटी ना करो। अब क्या होगा? हमारे पास तो अपने बेटे अली के पैरों के इलाज का पैसा भी नहीं है। तू ही एक सहारा था बेटा, जिसे अपना घर चल रहा था, और अब तू भी पैरों से लाचार हो गया। अब कैसे तुझे ठीक कराऊंगा बेटा? सुनो जी, आप जाओ, हरिशंकर जी से सारी बात बताओ। जाकर हरिशंकर जी अपने बेटे अली के इलाज के लिए रुपए जरूर दे देंगे, क्योंकि अली हरिशंकर जी के पास सालों से काम कर रहा है और हरिशंकर जी भी अली को बहुत मानते हैं। हाँ ठीक है, मैं जाकर हरिशंकर जी को बताऊंगा। वह हमारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि अली सालों से उनके यहाँ काम कर रहा था। अली के बाबा हरिशंकर के पास जाते हैं और उसे अपने बेटे के बारे में सारी बात बताते हैं कि तभी हरिशंकर बोला, अरे भाई, मैंने तो बोला था थोड़ा आराम से घर जाना, लेकिन क्या करोगे भाई? तुम्हारा बेटा था ही आवारा टाइप का, जिसकी सजा उसने भुगता है। लेकिन क्या करोगे, भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। अब जाओ, आराम से उसकी सेवा करें। मालिक, उसके पैरों का इलाज होना है, 5,000 का खर्च है। मालिक, आप तो जानते ही हैं कि हम लोग कितनी गरीबी से गुजर रहे हैं, और अली आपके पास काफी वक्त से काम भी कर रहा है। अगर आप 5,000 दे देंगे तो अली सही होकर आपके यहाँ काम करके सारे पैसे चुकता कर देगा। अरे बाबा, पागल हो गए हो क्या? अली के हिसाब में मात्र 5,000 ही निकल रहे हैं, तो मैं 5,000 कैसे दे दूं? और क्या पता अली अब चल भी पाएगा या नहीं, तो फिर मैं क्यों दूं? 5,000 जब वह चल ही नहीं पाएगा
तो मेरे पैसे कैसे चुकता करेगा? जाओ यहां से। अली जैसे बहुत मजदूर मुझे मिलते रहते हैं। हरिशंकर उनकी कोई भी मदद नहीं करता है। अली का पिता पूरे गांव के अमीर लोगों से भी मदद मांगता है, लेकिन कोई भी अली और उसके पिता की मदद के लिए तैयार नहीं होते हैं। अम्मा बाबा, आप परेशान ना हो, अल्लाह सब सही कर देगा। कल से रमज़ान आ रहे हैं, इस रमज़ान में अल्लाह हमारे घर के लिए कुछ तो मदद करेगा ही। बाप, बेटे और माँ तीनों रमजान का पहला रोजा रहते हैं। आधा दिन गुजारने के बाद अली के अब्बा अपनी पत्नी से बोले, बेगम, अपने यहाँ रोजा इफ्तार के लिए कुछ रखा है क्या? अगर ना हो तो बताओ, हम लोग पानी पीकर ही काम चला लेंगे। शायद अल्लाह ने हमारे नसीब में यही लिखा हो तो हम लोग इस खुशी खुशी कबूल करेंगे। देखो जी, 2 बासी रोटियां रखी है। रोजा इफ्तार के वक्त अली को रोटियां खिला देंगे और हम दोनों पानी पीकर ही काम चला लेंगे। तीनों अपने ही घर में इबादत में मशगूल थे। जैसे ही शाम होते ही रोजा इफ्तार का समय आता है कि तभी अली के घर के दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति आवाज लगाता है कोई अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो, रोजा इफ्तार का वक्त है। इस गरीब बूढ़े का रोजा इफ्तार कराओगे तो अल्लाह तुम्हारा भला जरूर करेगा। है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझ जैसे गरीब बूढ़े व्यक्ति की मदद कर सके, मेरा रोजा इफ्तार करा सके। अली के पिता बिना कुछ कहे इफ्तार के लिए रखी हुई रोटियां उस बूढ़े फकीर को दे देते हैं। फकीर दुआ देकर चला जाता है। तीनों बहुत उदास रोजा इफ्तार के लिए बैठे थे, लेकिन उन तीनों के पास रोजा इफ्तार के लिए खाने का कोई भी सामान नहीं था कि तभी दरवाजे पर एक आदमी की दस्तक होती है। भाई साहब, क्या रोजा इफ्तार के लिए 1 गिलास पानी मिलेगा? मैं अपनी कार में पानी लाना भूल गया हूँ और पास ही में थोड़ा काम से आया हुआ था। हाँ भाईजान, क्यों नहीं, आपको पानी ज़रूर पिलाएंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आप लोगों के साथ मिलकर रोज़ा इफ्तार कर सकता हूँ? क्योंकि मेरी परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेले ही अपना बिजनेस चलाता हूँ। आप लोगों को देखकर मेरे गरीब परिवार की मुझे याद आ गई, तो मैं आप लोगों के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। अली के हाँ कहने पर आदमी पूरा अफ्तार का सामान लाकर अली के घर पर रख देता है और वह अमीर होने के बावजूद उन गरीब लोगों के साथ बैठकर अफ्तार करता है। अब रोजाना वह आदमी अली के घर पर फरिश्ते की तरह रोज इफ्तार करता है और अली के पैर के इलाज के लिए रुपए भी देता है। पूरे 1 महीने वह अमीर आदमी अली के घर पर रोजा इफ्तार कर उसके घर की मायूसी को खुशहाली में बदल लेता है। एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था, जिसकी दोस्ती एक मोहन नामक व्यक्ति के साथ थी। रामू बहुत लालची व्यक्ति था और सोहन बहुत सीधा और बुद्धिमान था। दोनों दोस्त साथ में एक बड़ा सा ढाबा चलाते थे। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी मेहनत की सारी कमाई यह मोहन ले जाता है। मुझे तो बस आधा ही मिलता है। अगर मैं इस मोहन को जान से मार दूं तो पूरे ढाबे पर मेरा ही हक होगा। सुजाता, अब रामू और मेरा ढाबा बहुत ही अच्छा चलने लगा है, तो मैं सोच रहा हूँ रामू से बात करके एक दूसरा ढाबा भी खोल लूं, जिसमें पुराना ढाबा अपने दोस्त रामू को दे दूंगा। मोहन जी, आप तो बस अपने दोस्त का ही फायदा देखते हैं, अपने घर का नहीं। ऐसा ही चला रहा तो यह दोस्त एक न एक दिन आस्तीन का सांप बन बैठेगी। मोहन सुबह अपने ढाबे के लिए जा रहा था कि तभी उसका दोस्त रामू का से जाकर पीछे से टक्कर मार देता है। टक्कर लगने से मोहन की मौत हो जाती है। मोहन अब एक भूत बन जाता है। उधर रामू ने मोहन की मौत के दूसरे दिन ही मोहन की पत्नी को उसके घर से भी निकाल दिया और ढाबे पर कब्जा कर लिया। एक दिन जब शाम को रामू अपने घर जा रहा था कि तभी रामू को एक सोने का सिक्का मिलता है। वह उसे सिक्के को घर में ले जाकर छिपा देता है कि तभी रात में तेज तेज डरावनी आवाजें आने लगते हैं। अगली सुबह डर से कांपता हुआ रामू तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक ने बताया, यह उसी की आत्मा है जिसे तुमने धोखे से मारा था। उसी रात रामू की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है।
एक गांव में सोहन नाम का आदमी रहा करता था। सोहन गांव में बने रामपत के ढाबे पर काम किया करता था। सोहन का एक हाईवे के किनारे छोटा सा मकान था जिसमें उसकी पत्नी प्रीति और वह रहता था। अरे ओ सोहन, कहाँ मर गया तू? क्या काम में मन नहीं लग रहा तेरा, जो तुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही? हाँ मालिक, बताएं क्या हुआ। मैं तो दावे के बर्तन धो रहा था, तभी आपकी बात पर गौर नहीं कर पाया। वो तो मुझे भी दिख रहा था, लेकिन एक बार की आवाज तो सुन लिया करो। कितनी आवाज लगाने के बाद आ रहे हो? लगता है तुम मेरा ढाबा बंद करा कर ही मानोगे। ऐसा नहीं होगा मालिक, मैं तो आपका सारा काम करता हूँ। हाँ, अब तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। चल जाकर काम कर, मनहूस कहीं का। रामपत की बात सुनकर सोहन अपने काम पर लग गया। काम खत्म होने के बाद सोहन सीधा अपने घर के लिए चला जाता है। प्रीति, तुम जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। अरे अभी आए हो, आप हाथ पैर धो लो और बैठो, अभी आपके लिए खाना लगा रही हूँ। नहीं प्रीति, मैं ढाबा से हाथ मुंह धोकर आया हूँ, तुम बस जल्दी से खाना लगा दो और मैं खाना खा लूँ। सोहन के कहने पर प्रीति ने सोहन को खाना लगा कर दिया। आप तो ढाबे पर काम करते हैं, आपका मालिक आपको खाने के लिए 2 रोटी तो दे ही सकता है, लेकिन नहीं, वह आपको कुछ भी खाने को नहीं देता है और काम भी देर रात तक करवाता रहता है। तुम नहीं जानती हो प्रीति ढाबे का मालिक कितना कंजूस व्यक्ति है। उसे तो बस काम से ही मतलब है। लाओ प्रीति, खाना खाकर जल्दी सो जाऊं, कल सुबह जल्दी होटल जाना है, क्योंकि मालिक के काम से शहर भी जाना पड़ेगा। सोहन जी, वह हमेशा आपको ही क्यों काम के लिए शहर भेज देता है, खुद भी तो जा सकता है। मुझे उस ढाबे के मालिक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वह हमारे मालिक है प्रीति, मैं उनके यहाँ काम करता हूँ तो उनकी कहीं बात तो सुनना ही पड़ेगा, और उसके अलावा कोई सहारा भी तो नहीं है अपने पास। अच्छा, यह तो बताओ किस काम के लिए शहर भेज रहे हैं रामपत जी? प्रीति, अभी उन्होंने काम के लिए कुछ बताया नहीं, बोल रहे हैं वहाँ पे जाने के बाद बताएंगे कि काम क्या है। देखो, आप संभल कर जाना। पिछली बार आपके हाथों में चोट आ गई थी और उस रामपत ने तुम्हारी कोई भी दवा नहीं करवाई थी, खुद ही हल्दी का लेप लगाकर उस चोट को सही किया था, तो थोड़ा संभल कर ही जाना। अगले दिन सोहन ढाबे के लिए निकल जाता है। सोहन, तुम ये लोडर गाड़ी तो चला ही लोगे ना, क्योंकि आज तुमको शहर जाना है। हाँ मालिक, गाड़ी तो चला ही लेता हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? गाड़ी तो ड्राइवर ही लेकर जाएगा, और वैसे भी मुझे तो शहर में ही काम है, और मैं आपके ढाबे पे काम करता हूँ, तो गाड़ी चलाने की मुझे क्या जरूरत? नहीं सोहन, आज कोई भी ड्राइवर नहीं मिला है। आज तुम ही इस लोडर गाड़ी को लेकर जाओगे। शहर में एक ड्राइवर मिलेगा, उसे जाकर ये लोडर गाड़ी दे देना। मालिक, ये लोडर गाड़ी कबाड़ है, इसका कोई भी पुर्जा सही से काम नहीं करता है। पिछली बार जान बची थी, मेरी पत्नी बोल रही थी कि उस लोडर गाड़ी से न जाना, तो मैं ये लोडर गाड़ी लेकर शहर नहीं जाऊंगा। मालिक, आप मुझे कोई दूसरा काम बता दे। सोहन, अगर तुम मेरे पास काम करोगे तो तुम्हें मेरे और भी काम करने होंगे, वरना तुम जा सकते हो मेरे ढाबे से काम छोड़कर। रामपत के गुस्सा करने पर सोहन लोडर गाड़ी लेकर चल देता है। कुछ ही दूर चलने के बाद सोहन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे सोहन की मौके पर ही मौत हो जाती है। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैंने सोहन जी से मना किया था उस लोडर गाड़ी पर मत जाना, और आप नहीं माने। अब हमारा क्या होगा? आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब प्रीति अकेले ही अपने घर पर उदास रहने लगती है। एक दिन प्रीति के घर पर गांव का मुखिया आता है। बेटा, ऐसे कब तक अपने आप को अकेला बेसहारा रखोगी? बाहर निकलकर कुछ लोगों से बातचीत किया करो, जिससे मन बहले। तुम्हारे पति के गुजर जाने का दुख तुम्हें कमजोर करता जा रहा है। बेटा, अपने आप को संभालो। मुखिया जी, उस ढाबे के रामपत की वजह से हमारे सोहन जी की जान गई है, लेकिन वह हमारे सोहन जी के पास उन्हें देखना भी नहीं आया। अगर मेरे सोहन जी लोडर गाड़ी ना ले गए होते तो मेरे साथ होते। तो क्या करोगी प्रीति? अगर तुम कहो तो तुम्हारे दूसरे विवाह की पंचायत में बात चलाऊं?
क्योंकि अब तुम्हारा कोई भी सहारा नहीं रहा है। तुम्हारे माँ बाप भी सालों पहले गुजर चुके हैं। नहीं नहीं मुखिया जी, मैं अपने सोहन जी के याद में अपनी सारी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन कभी दूसरा विवाह नहीं करूंगी। लेकिन बेटा, तुम्हारे माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं है और आजकल का जमाना अकेले रहने लायक नहीं है और जिंदगी गुजारने के लिए पैसा और एक साथी तो चाहिए, और तुम्हारे पास तो अभी कोई बेटा भी नहीं था जो तुम्हारा सहारा बनता है। मैं किसी के भी घर पर मजदूरी कर लूंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। मैं अपने सोहन जी की यादों के साथ जीऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुमको अच्छा लगे, लेकिन अगर तुम बोलो तो रामपत जी के ढाबे पर तुम्हारे काम के लिए बात कर लूं, क्योंकि सोहन भी वहां पर काम किया करता था। सरपंच जी, उस नालायक ने ही हमारे सोहन जी की जान ली है। उसके घटिया गाड़ी की वजह से ही हमारे सोहन जी इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसके पास काम क्या करूंगी? बेटा, तो तुम क्या करोगी? ऐसे अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगी? सरपंच जी, मेरे सोहन जी की इच्छा थी कि अपने गांव में एक बड़ा ढाबा खोलेंगे, तो मैं उनकी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। बड़ा नहीं तो छोटा ही ढाबा को डालूंगी। सरपंच जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बेटा, मेरे पास तो इतना धन नहीं है जो मैं आपकी मदद कर सकूं, लेकिन हाँ, अपने गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुमको उधार रुपए दे सकता है। चलो उससे बात करते हैं, चलकर शायद उससे तुम्हारा काम बन जाए। सरपंच प्रीति को लेकर गांव के उस अमीर जमींदार के घर पर चला जाता है। सरपंच जी, यह तो जमींदार की हवेली है क्या? जमींदार मुझे पैसे देगा अपना ढाबा खोलने के लिए? मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि जमींदार मेरी बात कभी नहीं टालेगा। हम दोनों लोग जमींदार से रुपए मांगने की बात करेंगे। कहो प्रीति, कैसे आना हुआ? मुझे तुम्हारे पति के मौत का बहुत अफसोस है। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जमींदार साहब, प्रीति अपने पति का सपना पूरा करना चाहती है। उसे अपने गांव में एक ढाबा खोलना है, तो उसे आपसे रुपए के लिए मदद की जरूरत है, और ढाबा अच्छा चलने के बाद प्रीति आपका दिया हुआ पैसा वापस कर देंगी। अच्छा, तो तुमको ढाबा खोलने के लिए पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, मैं तुमको पैसे दे दूंगा और ब्याज भी कोई नहीं लूँगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ढाबा चलेगा भी या नहीं? अगर प्रीति का ढाबा नहीं चला तो मेरे तो सारे पैसे डूब जाएंगे। कौन देगा फिर मुझको पैसे? आप चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, मेरे बने खाने में बहुत ही स्वाद है और मैं अपनी मेहनत लगन से अपने ढाबे को एक दिन जरूर चला ले जाऊंगी। जमींदार प्रीति के बात से सहमत होकर उसे उधार रुपए दे देता है। प्रीति, गांव में मेरी एक ज़मीन पड़ी है, तुम अपने ढाबा वहाँ पर खोल सकती हो, और वो ज़मीन रोड के किनारे ही है। प्रीति अब अपना ढाबा बनाने में लग गई। प्रीति के ढाबे को बनाने में उसके पड़ोसियों ने भी खूब साथ दिया। पूरे 1 हफ्ते गुजरने के बाद प्रीति का ढाबा बनकर तैयार हो जाता है। प्रीति बिटिया, तुमने तो ढाबा बहुत ही सुंदर बनवाया है और खाने की खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही है। धीरे धीरे प्रीति के ढाबे पर भीड़ लगने लगती है। ढाबे का पहला दिन और वहाँ लोगों की भीड़ देखकर सरपंच बोला, अरे वाह प्रीति बिटिया, ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा ढाबा एक दिन रामपत के ढाबे से भी बहुत आगे निकल जाएगा। प्रीति खुशी खुशी सभी ग्राहकों को खाना परोसती है, लेकिन खाना खाते ही ग्राहक पलटी करने लगते हैं और वह सभी बहुत गुस्से में हो जाते हैं कि तभी एक ग्राहक प्रीति से बोला, प्रीति, तुमने खाने में क्या डाला था? तुम तो हम लोगों को जान से मारना चाहती हो। मैं आज गांव जाकर सभी को तुम्हारे ढाबे की बुराई बताऊंगी। जब ढाबा चलाना नहीं आता है तो खोल क्यों लिया? अब वह ग्राहक पूरे गांव में जाकर ढाबे की बुराई करता है, जिसकी वजह से प्रीति का ढाबा चलने से पहले ही बंद हो जाता है। हे भगवान, मेरा ढाबा तो चलने से पहले बर्बाद हो गया। अब हमारे सोहन जी के सपने का क्या होगा? और जमींदार साहब के पैसे कैसे चुकता होंगे? अगली सुबह प्रीति अपने ढाबे पर पहुंच जाती है कि तभी वहां जमींदार आ जाता है और प्रीति से बोला, लाओ प्रीति, मेरे पैसे लाओ। पूरे 1 महीना हो गया है, अब मुझे मेरे रुपए वापस चाहिए। जमींदार साहब, आपको तो पता ही है मेरे ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। ढाबा तो बंद होने के कगार पर है, लेकिन आप हमें थोड़ी मोहलत दे, मैं आपका पैसा
जल्द ही वापस करूंगा। नहीं नहीं प्रीति, मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। मुझे मेरे रुपए वापस चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास रुपए देने का बंदोबस्त कहीं से नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना मकान मेरे नाम कर दो। इस मकान की कीमत मेरे पैसे के बराबर तो हो ही जाएगी। जमींदार साहब, अगर मैं यह घर आपको दे दूंगी तो मैं अकेली कहाँ रहूंगी। जमींदार साहब, आप थोड़ा सा रहम करें मेरे ऊपर। प्रीति, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि अब तुम्हारे घर पर मेरा ही कब्जा है। सीधी तरह खाली कर दो, वरना तुमको बेइज्जत करके निकालूंगा। हे भगवान, तुम मुझे कैसा दिन दिखा रहा है। मैं तो हर जगह से हार रही हूँ। पहले आपने मेरा पति छीन लिया, अब मेरे पति का सपना भी पूरा नहीं होने दिया। इससे अच्छा तो आप मुझे भी मेरे सोहन जी के पास भेज दीजिए। प्रीति वहां बैठकर रो रही थी कि तभी पेड़ पर एक कबूतर का अंडा रखा था और उस पर एक चील हमला कर रही थी। यह सब देख प्रीति बोली, यह चील तो इस अंडे को खा जाएगी। मेरा घर तो बर्बाद हो ही गया है, लेकिन अब मैं इस कबूतर का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। प्रीति एक डंडा उठाती है और चील के फेंक कर मरती है, जिसे देख चील वहां से भाग जाती है और अंडा बच जाता है कि तभी प्रीति के सामने एक सुंदर सी लड़की प्रकट होती है। कौन हो तुम और एकदम से यहाँ पर कैसे आ गई? मैं पक्षियों की रानी हूँ। तुमने एक अंडे की जान बचाई है। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अच्छा, क्या तुम मेरे पति सोहन को वापस जीवित कर सकती हो? नहीं प्रीति, तो इस जीवन लोक से त्याग कर चुका है। उसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे उस सपने को जरूर पूरा कर सकती हूँ। लेकिन तुमको कैसे पता कि मेरा घर छिन गया है? तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? बताओ जरा हमको। प्रीति, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम दोनों पति पत्नी अक्सर इस पेड़ के नीचे आकर बैठा करते थे, तो मैं तुम दोनों को देखा करती थी। और कभी कभी तुम्हारा पति अकेले भी आता था। तुम्हारा पति पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उनके लिए अपने घर से दाने भी लेकर आया करता था और बातें किया करता था। मैं सोहन के पक्षियों के लगाव से बहुत प्रसन्न होती थी। मेरे सोहन जी बहुत ही भोले इंसान थे। उन्होंने कभी किसी का गलत नहीं किया है। वह तो हमेशा सभी का भला सोचते थे, लेकिन उनकी बेमौत ही मौत हो गई। तुम उदास ना हो प्रीति, जो किस्मत में मंजूर होता है वही होता है। प्रीति, तुम ये लो जादुई अंडा। इस अंडे को अपने ढाबे के पास जाकर फोड़ देना। उसके बाद तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। प्रीति वहां से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ी और अपने ढाबे के पास पहुंचती है। अब प्रीति ने जैसे ही अंडा फोड़ा तो एक बड़ा धमाका सा हुआ और पूरे ढाबे में धुआं सा छा गया। थोड़ी देर बाद प्रीति का ढाबा एक अंडे वाला ढाबा के आकार का बहुत खूबसूरत और आकर्षक बन गया। प्रीति उस ढाबे के अंदर चली गई। ढाबा बहुत ही आकर्षक और विदेशी साज सज्जा से बना हुआ था। प्रीति इतना अच्छा ढाबा देखकर बहुत खुश होती है और ढाबे में एक खूबसूरत कमरा भी बना हुआ था। उसमें सारे पकवान भी मौजूद थे। हाईवे पर बना ढाबा दूर दूर से दिख रहा था। अंडे वाले ढाबे की खूबसूरती देखकर प्रीति बहुत ही खुश होती है कि तभी उसके ढाबे पर एक पुलिस वाला आकर रुकता है। अरे वो इतना खूबसूरत ढाबा, ऐसे ढाबे तो मैं अमेरिका और चीन में देखे। अरे चलो कुछ भी हो, पर मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। खाना निकालो, आज मैं भी अंडे वाले होटल का खाना खाऊंगा। प्रीति उस पुलिस वाले को खाना निकाल कर खिलाती है। पुलिस वाला इतना स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत खुश होता है और प्रीति से बोला, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। ये तो बहुत ही अच्छा होटल है। मैं तुम्हारे होटल का न्यूज़पेपर पर प्रसारित करूंगा। अब तुम्हारे होटल पर अच्छे कस्टमर भी आएंगे। अगर तुमको गांव में आसपास के इलाके में कोई परेशान करे तो मुझे बताना। मैं तुम्हारे और तुम्हारे होटल के साथ हूँ। प्रीति को पुलिस वाला पैसे देकर चला जाता है और धीरे धीरे प्रीति के ढाबे पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगने लगती है। अब प्रीति के पास बहुत सारा धन भी आने लगता है।
प्रीति के अंडे वाले ढाबे की चर्चा आसपास के इलाकों में होने लगती है। प्रीति उस अंडे वाले ढाबे से कमाए हुए धन से जमींदार से अपना घर भी वापस ले लेती है और प्रति अपने पति के सपने को पूरा करने में लग जाती है। प्रीति के अंडे वाले ढाबे पर बढ़ती भीड़ के कारण रामपत का ढाबा भी ठप हो जाता है। रामपत के सारे ग्राहक प्रीति के ढाबे पर आने लगते हैं और रामपत खुद ही बर्बाद हो जाता है।